सीबीएसई 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 है ये, और पहली बुक का चैप्टर है। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका जो पुराना नाम है आपकी किताब में जो मिलेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इसका जो नाम है वो नया नाम क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें 2-3 नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आपको नए टॉपिक अगर देखने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो आपको जो मैंने पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर कोर्स बनाया हुआ है उस वीडियोस को देखनी है। वहाँ पे सारे के सारे नए टॉपिक जो आपके सिलेबस में डाले हैं वो सारे कराए हुए हैं। ठीक है, आप उसे ज़रूर देखो ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ चुके हैं और पीडीएफ आपको जो है इसकी वहीं पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपने 6 अंग देखे होंगे, उसमें एनसीईआरटी के अंदर है, दे रखा है, और इन अंगों पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से देखना। देखिए, सुरक्षा परिषद इसका अंग है, ये पहला सही है। आम सभा भी इसका अंग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका अंग है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन नहीं होगा, तो आपको ये वाला कट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे ए टाइप है, ये डी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन डी। तो ये ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1914 में, 1945 में, 1951 में, 1965 में। तो आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। पहले भी था पर वो लीग ऑफ नेशंस का के रूप में था, पर उतना मजबूत नहीं था। तो आगे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। ऑप्शन है बान की मून, डैग हैमरशोल्ड, कॉफी अन्नान और ट्रेगवली। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेगवली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ये मैंने अभी आपको बताया है। इसके ठीक 6 दिन के बाद भारत जो था इसका अंग बन गया था, इसका सदस्य बन गया था, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 30 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी था। देखिए, पहले एक संगठन होता था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन क्या दिक्कत हुई कि ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस, और इससे उम्मीद ये की जा रही थी कि ये अब दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, ये सोच के बनाया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हो गया। अब ऐसे में फिर इसको मजबूत करने की जरूरत थी, तो ऐसे बाद में फिर इसको क्या बनाया गया, इसको और मजबूत करके इसका नाम वगैरह बदल के इसको यूएनओ कहा जाता है, ठीक है, यूएनओ कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन है, तो आप यूएनओ बताओगे, या फिर यहाँ पे देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी, ऐसे पूछ ले तो आपको बताना है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 45 देश, 51 देश, 55 देश, 193 देश। तो आप सभी जानते होंगे कि भाई 193 तो इसके सदस्य हैं, और उस समय तो सदस्य तो मतलब थे ही नहीं इतने सारे जब उसकी स्थापना हो रही थी, तो उस समय तो कम रहे होंगे, तो ये डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए एक बार, 51 देश, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए, टोटल 15 सदस्य होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे, और 15 में से जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य और 10 जो है वो कितने हो जाएंगे, अस्थायी सदस्य, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन होता है, इसका महासचिव होता है। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। आप जानते होंगे कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, गुटेरियस, ये जो हैं वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11,
तो ये 1944 में, इंपॉर्टेंट है। 12वां देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया? देखिए कुछ देश हैं, ये टोटल 5 देशों को वीटो पावर मिली है, आपको पता है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। यहाँ पे एक और देश है वो है अमेरिका। इन 5 देशों को क्या मिली हुई है? वीटो पावर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल वीटो पावर का किसने करा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सोवियत संघ, रूस ने करा है। पहले ये सोवियत संघ की सीट होती थी, आप जानते हैं, और चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था। बाद में जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया था, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी रूस बना था, यानी रूस की सीट हो गई। तो इन्होंने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो चाइना है, इसने इसका इस्तेमाल बहुत कम किया। और एक बात जानकर आपको थोड़ी हैरानी भी हो सकती है कि भारत के खिलाफ एक तो बहुत कम करा है, लेकिन जब भी ज्यादातर किया है तो भारत के खिलाफ किया है इसने वीटो का। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद 15 देखिए, विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार, देखिए पहले ये एक होता था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, गैट के नाम से जाना जाता था इसको, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और इसका उत्तराधिकारी जो था वो है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व व्यापार संगठन जो है ये कब स्थापित हुआ था, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1990 में, 95 में, 45 में या 17 में। कब हुआ था देखिए एक बार। तो ये हुआ था 1995 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1957, 1992 और 1995। ये हुआ था 1957। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। 18वां प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कौन देता है? आप सभी जानते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो सबसे ताकतवर है, और सबसे ज्यादा बजट भी देने वाला कौन है? अमेरिका ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, यूएसए, अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है? तो ये मानव अधिकारों से संबंधित है, मानव अधिकारों से रिलेटेड रिपोर्ट छापता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच का संबंध किससे? अब देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है ह्यूमन राइट, जहाँ पे ह्यूमन राइट आ जाए तो आप समझ ही जाओ कि ये भाई मानव अधिकारों से संबंधित ही होगा। तो यहाँ पर आराम से लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 का बी, मानव अधिकार से संबंधित। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानव अधिकारों से संबंधित था, और ये ह्यूमन राइट वॉच भी मानव अधिकारों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट, इसमें कितने जज होते हैं? ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन देखिए एक बार, 10 जज, 12 जज, 15 जज या 16 जज। तो इसमें टोटल होते हैं वो 15 जज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा। और 22वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो आप देखिए ये कितने वर्ष के लिए, 10, 12, 15, 9। तो ये 9 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश का कार्य करता है? तकनीकी सहायता मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, मांगे जाने पर वित्तीय सहायता देना। देखो तीनों ही काम है इसके, तीनों ही काम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यूनेस्को, ये नए टॉपिक ऐड हुए। देखिए यहाँ तक तो ये थे जो आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। यहाँ से कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो आपके सिलेबस में सीबीएसई में वो करा रहा हूँ। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से देखिए, तो ये हुई थी 1946। अब देखिए एक चीज, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो हो सकता है आपको वहां पे डेट अलग मिले, ठीक है, 4 नवंबर 1946। हो सकता है आपको डेट वहां पे अलग मिले, लेकिन आपको वो वाला आंसर बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि ये आपकी जो सीबीएसई ने जो आपको जो सिलेबस प्रोवाइड कराया था उसमें 4 नवंबर 1946 दे रखा है। अगर आपने इस डेट को छोड़कर कोई दूसरी डेट लिखी ना, पेपर में आ गया तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे गूगल पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सही आपके लिए वही मानना है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करा रखा है, ध्यान रखें। 24वां हो गया। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को, जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन में है जेनेवा, हेग, पेरिस और अमेरिका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ये है पेरिस, यानी कि फ्रांस में, ठीक है, पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के उद्देश्य डैश हैं। अब एक बार उद्देश्य देखिए, शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल है। सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, ये भी है। सतत विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 26 का क्या हो जाएगा, डी। 27वां प्रश्न देखिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। तो ये है 1946, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नया टॉपिक है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे, हेडक्वार्टर भी याद रखना, ये एक नंबर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका जो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में, अमेरिका में। तो 28वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ। ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट में आंसर देना है। और आंसर आपको बता दिया है कैसे देना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्वेश्चन का नंबर लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद उसका सही आंसर। अगर मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस क्वेश्चन का नंबर, उसका सही आंसर, और क्वेश्चन पूछता हूँ उसका, इस तरीके से लिखना है, सिंगल कमेंट में अपना आंसर देना है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है। 30वां प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ। आईएलओ भी आपके इसमें सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको फुल फॉर्म बताना है। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगला है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है। तो एक बार इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड जिनेवा, बी है हेग जो कि नीदरलैंड में है, सी है पेरिस जो कि फ्रांस में, और न्यूयॉर्क अमेरिका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जेनेवा। 31 का क्या हो जाएगा, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 32वां प्रश्न देखिए, आईएलओ के उद्देश्य हैं शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना, या मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको सभी को पता होगा कि ये मजदूरों के लिए काम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, बाकी बाकी गलत होंगे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1919 में, 1942 में, 1946 में, 1949 में। तो ये हुई थी 1919 में, यानी ए ऑप्शन जो है 33 का, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है हेग में, ठीक है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिसेफ कितने देशों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आज के लिए आपका थर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सोचेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ऑप्शन दे देता हूँ। एक है 193 और एक है 145। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यूनिसेफ कितने देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, 193 या 145। आप मुझे आंसर बताइए कमेंट में। तो आज की इस वीडियो से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते, बहुत बहुत ही कम एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इससे। बाकी मैंने आपको सभी क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास किया है। आप मुझे फॉलो कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा टाइम निकाल के। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप में एक डेली क्विज सेक्शन है, डेली क्विज। डेली क्विज में जाकर आप वहाँ पे एमसीक्यू क्विज दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, डेली क्विज उसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेली क्विज आती है। आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो सॉल्व करने हैं, आपको आपका स्कोर साथ के साथ पता लग जाएगा। आप अगर नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना होगा। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, इसको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ये 3 लाइनें हैं, इस 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने क्लास की कैटेगरी आ जाएगी। आप 12th क्लास के हो तो 12th के सामने क्लिक कर दो, सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो उसके सामने क्लिक करके उसके नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।